स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में खाली आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन नहीं होती ऑर्गेनिज्म की, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती हैं, जैसे उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका हैबिटेट, उनका इंटरेक्शन, उनका बिहेवियर। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जिन्हें हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। तो इस हिसाब से जो है हमारे पास बायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जिसके अंडर हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म के स्टडी करते हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हमारे पास आपकी बुक में जो मेंशन है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जो हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर में। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, यानी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस स्टडी करते हैं, स्पेशली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर एक खास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बात करें अगर न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए है, आरएनए है। तो इनका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डीएनए जो है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन इनकोड करता है और उन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। प्रोटीन है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, उसका फंक्शन स्टडी करेंगे तो हमें समझ आएगा कि प्रोटीन जो है वो रिएक्शंस को किस तरीके से कैटेलाइज करता है और रिएक्शंस के दौरान जो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स होते हैं वो किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और जब हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बायोलॉजी। स्पेशली सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स, चाहे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो, वो बहुत बड़े एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग के हों या ब्लू व्हेल की बॉडी हो या फिर वो वायरस की बॉडी हो या बैक्टीरिया की, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी होगी उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडीज जो है हम इस ब्रांच में करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके लिए हम कुछ जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जैसे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है आपने नाम सुना है, देखा भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें भी हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन है का सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन है। तो ये माइक्रोस्कोप या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना जिसमें हम बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आंख से नजर नहीं आते उनको हम स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। इसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें जो कॉमनली हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और वायरसेस आते हैं इसमें। इसके बाद है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और एनवायरनमेंट में हम चूंकि एक नॉन लिविंग फैक्टर है ये, लेकिन इसमें हम जो है इसके इफेक्ट्स स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का इफेक्ट है कि वो प्लांट्स को जो है किस तरीके से इफेक्ट करता है, उसकी एक्टिविटीज जो है वो किस तरीके से इफेक्ट होती हैं। सनलाइट जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। आपने देखा है फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने सर्दियों में देखे होंगे कुछ फूल और कुछ फूल आपने देखे होंगे गर्मियों में। तो सर्दियों वाले फ्लावर्स जो है वो गर्मियों में क्यों नहीं आते और गर्मियों वाले जो है वो सर्दियों में क्यों नहीं आते। तो उसके ये जो इनका टाइम पीरियड है ये लाइट से रिलेट करता है। वो लॉन्ग फोटो पीरियड वाले प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग फोटो पीरियड वाले जो है वो समर में फ्लावरिंग करते हैं और जो शॉर्ट फोटो पीरियड वाले प्लांट होते हैं वो
विंटर्स में जो है फ्लावरिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये एक फिजिकल फैक्टर है या एनवायरमेंटल फैक्टर है जो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, और इस तरह की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इफेक्ट्स हैं वो हम जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी जो है इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो समंदर और ओशन में यानी सी में और ओशन में रहते हैं, ठीक है। वो उनका जो हैबिटेट है वो सी और ओशन है। मरीन हैबिटेट जो है इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरह से इस हैबिटेट में रहने वाले एनिमल के बॉडी के स्ट्रक्चर्स और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में जो अडॉप्टेशंस हैं कि वो किस तरीके से इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफिकेशंस करके अपनी बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि वो इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम मरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस हैबिटेट में रहते हैं, उनके सारे एस्पेक्ट्स स्टडी करते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स वगैरह में रहते हैं, यानी इनका हैबिटेट जो है वो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं। ये चूंकि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, तो इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनको हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इन के बॉडी के स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन, एडॉप्टेशंस और इनके जो है किस तरीके से वो यहाँ पर जो है अब सरवाइव करते हैं, और इनके एनवायरनमेंट का या इनके हैबिटेट का इनके बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट है, और किस तरीके से उन जो भी उनको मुश्किल सूरत हाल अपने एनवायरनमेंट की पेश आती है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से अपने बॉडी को चेंज करके वहाँ पर अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं। तो इसमें फिशेस वगैरह जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टडी करते हैं। फिशेस भी आते हैं, इसमें प्रोटोजोन्स भी आते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सब हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है ये पैरासाइट की स्टडी होती है। पैरासाइट आप जानते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो है एक रिलेशन बनता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, पैरासिटिक रिलेशन, यानी इसमें हम पैरासिटिक रिलेशन को स्टडी करते हैं। होस्ट और पैरासाइट के रिलेशन को स्टडी करते हैं कि पैरासाइट जो है वो किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसकी लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, यानी वो रिप्रोड्यूस करता है, एग जो है वो फिर नए ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, और फिर वहाँ पर जो है वो ग्रो करता है एग, और किस तरीके से वो वहाँ पर जो है सेटल होता है, अपना जो है फ़ायदा लेता है और होस्ट को नुकसान पहुँचाता है। तो उसके जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टडी करते हैं। तो पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं इस पैरासाइटोलॉजी में, तमाम पैरासाइट्स की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्टडी करते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिन्हें यूज़ करके ये पैरासाइट जो है ट्रांसमिट होता है। और इंटरेक्शन स्टडी करते हैं कि होस्ट के साथ जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, वो कितना नुकसान पहुंचाता है और किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, और होस्ट जो है वो किस तरीके से इस पैरासाइट से अपने आप को बचा सकता है, और पैरासाइट जो है वो अपनी लाइफ को होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से कैसे बचा सकता है। ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल राउंड वर्म्स, जिनका जो आप जानते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में रहता है, और जो है ये एक पैरासिटिक रिलेशन बनाता है वर्टिब्रेट्स के साथ, और इस तरीके से इसके आपने पैथोजेनिक इफेक्ट्स भी पढ़े हैं, और ये हम सब पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं स्पेशली। इसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी जो है ये पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी से रिलेट करती है। इसमें हम ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी यानी उनके स्ट्रक्चर्स, बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी पढ़ते हैं तो किडनी का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, किडनी का फंक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें पूरे ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, यानी हर पार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं।
और उनके फंक्शंस स्टडी करते हैं, यानी फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शंस को कहते हैं। तो हम ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनकी हेल्थ कि वो हेल्दी फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं और उनके फंक्शन जो है वो किस तरीके से नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो वो डिजीज कंडीशन हो जाती है और उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो जब तक हम नॉर्मल फंक्शन हमें नहीं पता होंगे, हमें डेविएटेड या डिजीज्ड फंक्शन भी नहीं पता होंगे कि उसमें क्या चेंज आया है और किस तरीके से चेंज हुआ है और क्यों जो है ये डिजीज्ड हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और नॉर्मली जो हम जो है डॉक्टर्स जो स्टडी करते हैं वो एक्चुअली ह्यूमन बायोलॉजी स्टडी करते हैं, जिसमें तमाम बॉडी को अच्छे तरीके से ह्यूमन के जो है वो हर फंक्शन को, हर सिस्टम को स्टडी करते हैं, उनके जो है हेल्दी फंक्शंस को और एबनॉर्मल फंक्शंस को स्टडी करते हैं और इस तरीके से वो डॉक्टर बन जाते हैं। इसके बाद जो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जो है इसमें हम ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। यानी पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे रहते हैं और इस ग्रुप के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर क्या है अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, यानी अगर या तो वो बहन भाई होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं या जो है वो सन और मदर का रिलेशन हो सकता है या टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है। तो ये ह्यूमन बीइंग का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन होता है जिसकी वजह से वो इकट्ठे रहते हैं या एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम उन ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं जो सोशल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट सोशल नहीं होते, सोशल ऑर्गेनिज्म बहुत कम है। इसमें ह्यूमन बीइंग है, एंड्स हैं, इसमें टर्माइट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर स्टडी करते हैं और वो बिहेवियर स्टडी करते हैं जो वो इनहेरिट करते हैं, यानी अपने पेरेंट्स से मिलता है उनको डीएनए के जरिए से, और वो बिहेवियर स्टडी करते हैं जो वो अडॉप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, या अपने, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अपने कल्चर और दूसरी चीज़ों से जो है वो अडॉप्ट करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद है हमारे पास लास्ट और द मोस्ट मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसने वाकई जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया बायोलॉजी को, और इसमें जो है हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग के टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर जो है एक फसल है जिसको एक जो है वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते केमिकल डाल के, वो कहीं ना कहीं फिर भी जो है उसका एक भी पार्टनर अगर जिंदा रह जाता है तो वो जो है दोबारा से अटैक कर सकता है। तो हम ये करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इस क्रॉप के का जो सीड है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट होता है ग्रो करना, उसके अंदर हम डीएनए में ऐसी रिकम्बिनेशन करते हैं, ऐसा चेंज लेकर आते हैं कि अब जब नई फसल ग्रो करेगी तो उसको वो वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। यानी जेनेटिकली हम उसमें ऐसा चेंज लेकर आते हैं कि वो जो है जो भी प्रॉब्लम उसको दरपेश थी उसका वो मुकाबला कर सके और वो अपने सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सके, और जो भी मतलब जिस मकसद के लिए उसे ग्रो किया जा रहा है वो सक्सेसफुली उसको पूरा कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये तो ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। उम्मीद है कि ये ब्रांचेस आपको समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स इसको जो है आप कॉपी में जब काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अच्छी सी डेफिनेशन बायोलॉजी की लिखिएगा, उसके बाद इन ब्रांचेस को डिफाइन कीजिएगा और इससे आगे इंशाल्लाह फिर हम जैसे पढ़ते जाएंगे और काम करेंगे। स्टार्टिंग आपने इसी से लेना है और अच्छे से समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।